स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे मैट्रिस से रिलेटेड, तो उसी ही को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो बेटा अब जो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करनी है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कि एक मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस को अगर ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए और मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है उसको देखेंगे, ताकि जो आगे जाके हमारे जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कोई मसला ना हो, एक बार क्वेश्चन जो आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये आप पहले करके आ चुके हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस कुछ एक तरीके से बोलने टाइप्स भी कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के मैट्रिसेस हैं, उनकी कुछ कंडीशंस हैं तो वो फॉलो होंगी, तो उनके स्पेसिफिक कुछ नाम्स होते हैं, तो वो हैं, उनको हम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस कह रहे हैं। तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले ये करेंगे और इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर ये भी करेंगे। इन फ्यूचर ये जो चीज़ आपके पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने इसको ज़रूर करना है। और अगर कहा जाए कि ई कैट के लेवल से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओ लेवल और ए लेवल के अंदर ये चीज़ें हैं ऐड हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को यही शिकायत होती है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो उन्होंने पढ़ी है और वो पेपर में आ गई है ई कैट के अंदर, हम क्या करें। तो अब बेटा कोर्स चेंज हो गया, अब लेवल अप हो गया, तो अब आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है, ताकि आप अच्छे से अच्छा काम अच्छे से अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें और दुनिया के लेवल पे सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो भी काम कर सकें। तो कोर्स चेंज करके एक तरीके से कहा जाए कि अच्छा ही काम किया है, ताकि हमारे स्टूडेंट का लेवल बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी है वो क्या देखनी है, ऑपरेशंस। ठीक है जी बेटा, ओ क्यों डाल दिया मैंने, ऑपरेशन से ऑपरेशन। ठीक है जी, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस मैट्रिसेस है ना, दो ऑपरेशन होंगे ना, यानी कि दो मैट्रिसेस होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 1 3 एंड बोलूँ तो चले 4 ले लेता हूँ आपके कहने पे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं कह लेता हूँ, छोटे छोटे नंबर। उसके अलावा एक और मैट्रिक्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैट्रिसेस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 -1 एंड 2 एंड +1। ठीक है ना बेटा, ये दो मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर ऑपरेशन ऐड करना चलता हूँ। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे, यानी कि a + b मालूम करें। ठीक है जी, तो a + b का मतलब कि a का मैट्रिक्स लिखा और b का मैट्रिक्स लिखा, तो इनको कैसे ऐड करना है अब ज़रा वो देखते हैं। a + b करना है, तो a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2, तीसरा 3 1 एंड 4। सही है जी बेटा। उसके अलावा प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद जरा देखो यहाँ पे हमारे पास आगे क्या है, आगे यहाँ पे हमारे पास है 3 2 -1 एंड माइनस। ठीक है जी, -1 है 1 ए वेक्टर और वेक्टर कह रहा हूँ मैट्रिसेस, सॉरी मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स है, इनको लिख दिया, अब इनको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये वाला इसके अंदर होगा, ये वाला इसके अंदर होगा, ये वाला इसके अंदर होगा, ये वाला इसके अंदर ऐड होगा। सही है स्टूडेंट, तो चलें जी ऐड करते हैं। तो भाई 2 + 3 होगा। ठीक है, ये वाला इसमें ही ऐड होगा। 1 + -1, क्योंकि अब जरा देखें यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, प्लस करना तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सही है स्टूडेंट, इसलिए मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिया था ताकि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, ये वाला और ये वाला, अब ये वाला और इसकी जो पोजीशन होंगी वही वो एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, एड्स होंगे। सिंपल। तो यहाँ पे अब ज़रा देखें, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे चलें कर लेते हैं 2 और 3 5, 3 और 2 5, प्लस और माइनस 0 और 4 और 1 5। तो यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिसेस आ गया a + b। सही है जी बेटा, तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आपने मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो चलें जी करते हैं। तो भाई ये मालूम करना है a - b मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स क्या है आपके पास, a मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 1 3 4। सही है जी बेटा। माइनस बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 -1 2 एंड 1। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी रहेगी, पहला ये इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे ही माइनस होगा। तो चलें जाएं करते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस, अब देखें बीच में माइनस है तो माइनस का साइन आएगा 1। ठीक है जी बेटा, अब बीच में ये माइनस है, यहाँ पे क्योंकि ये वाला इससे ही होगा तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस इसको ये प्लस में कर देगा। सही है जी बेटा, समझ रहे हैं ये साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या लिखा है 3 ये क्योंकि माइनस करना तो ये माइनस हो जाएगा 4
4 है तो ये वाला 4 इससे 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें इसको यहाँ पे कर लेते हैं a माइनस बी। अब आपके पास क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 2 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 1, 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। सही है जी। और यहाँ पे 4 में से 1 निकाले तो 3 आ जाएगा। तो ज़रा देख लें a प्लस बी। ठीक है जी बेटा, आपका ये क्या किया, एडिशन की थी और ये आपने सब्ट्रैक्शन की थी। तो आपके किस तरीके से मैट्रिसेस आ गए हैं, याद रखें यहाँ पे मैं ऑर्डर 2 का ले रहा हूँ। आगे जब हम चलेंगे वहाँ पे आपको 3 ऑर्डर्स के भी मिलेंगे। तो आपको बेसिक चीज़ रिवाइज ही करवानी है, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और आपको चीज़ें भी हो जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा ये 3 ऑर्डर्स में भी आपके पास आगे जाके मिलेंगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा कि पहला से, दूसरा से, तीसरे से, चौथा चौथे से ही होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात मैंने बतानी है, प्रॉपर्टी याद रखना कि 2 अगर आपको क्या दिए जाए, मैट्रिसेस दिए जाए, वो एक ही शर्त पे ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्या शर्त होगी कि जो वो मैट्रिसेस होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि देखिएगा उन जो क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है। इसकी कितने मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो इसीलिए ये एक दूसरे से ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। और ये आपके एमसीक्यूज में भी मिल सकते हैं। क्यों, अगर मिसाल के तौर पे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, यानी कि 3 कॉलम्स 3 रोज होती और 2 कॉलम होते, तो आप मुझे बताएं ये इसके अंदर कैसे ऐड करते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट जब 2 मैट्रिक्स कर रहे हों तो उसके अंदर ये लाजमी है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो वो सेम होना चाहिए। सही है, ये बात आप याद रखना, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। अब हमने जो अगली चीज़ करनी है वो करनी है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स को आपको चाहें तो कुछ a मल्टीप्लाई बाय b भी मिल सकता है। उसके अलावा आपको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आप a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट यूं करें, आप इसको ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हैं। जिस तरह आपका दिल करे आप वो मैट्रिसेस लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ज़रा देखें, अब a मल्टीप्लाई बाय b करना है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो a मैट्रिसेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 1 3 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 3 - 1 2 + 1। ठीक है जी बेटा, ये है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब जरा देखें 2 मैट्रिक्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस आपको करनी है आपके साथ, ताकि आप समझ सकें। बेटा हम 2 मैट्रिसेस जब तक मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होने की भी कंडीशन होती है। जैसे हमने यहाँ पे एडिशन में देखा ना कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होने चाहिए। इसी तरीके से एक और चीज़ है, अब देखें इनका मैट्रिसेस क्या है, इनका मैट्रिसेस रो इनटू, पहले वाले का क्या है 2 इंटू 2 है, तो दूसरे वाले का भी 2 इंटू 2 है, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है जी बेटा। तो ज़रा देखें, तो आपने क्या करना है, ये पहले वाले का लिखा और ये दूसरे वाले का लिखा। अब इसमें क्या करना है, इनको देखना है, ये हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्या है कि आप इनको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब मुझे एक तरीके से बताएं, अब ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होना चाहिए। अब देखिए मैं डिफरेंट ऑर्डर के भी लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 3 इंटू 4। ठीक है, नहीं ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ आई थिंक 2 इंटू 3। ठीक है जी बेटा, और 3 इंटू 2। अब ये ऑर्डर, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ज़रा देखिए। मिसाल के तौर पे इस ऑर्डर को मैं ड्रॉ करता हूँ। 2 रो हैं तो 2 रो बन जाएंगे मिसाल के तौर पे A और B। 2 रो बन गए, कॉलम कितने 3 हैं, तो इसको C D E F। ठीक है जी बेटा। अब एक वेक्टर ये बन गए अकॉर्डिंग टू वेक्टर बोलो मैट्रिसेस, इसके इस ऑर्डर के मुताबिक ये बनेगा और इसके मुताबिक क्या बनेगा, ज़रा देखते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ B। तो ज़रा देखें कितनी रो है, पहली रो आती है फिर कॉलम आता है। तो ज़रा देखें रो बनानी है A B C, एक ये हो गया, और 2 कॉलम बनाने, तो इधर मैं बोलता हूँ D E F। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिए इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं, 2 कॉलम है, 1 2, तो 2 इसका मैट्रिक्स, ये जो ऑर्डर है इसका मैट्रिक्स ये बनेगा और इसका जो मैट्रिक्स है वो ये बनेगा, क्योंकि 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 1 2 3।
अब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो भाई ये बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ये जो दूसरे वाले का जो कॉलम है और पहले वाले की जो रो है वो सेम है। सही है ना बेटा? तो इसका मतलब ये है कि हम कॉमन सेंस की बात है ना, कोई बच्चा मिसाल के तौर पर ये ना समझे कि भाई जो ऑर्डर यानी कि इनके जो होंगे क्या बोलते हैं ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि दो कोई भी आपको मैट्रिसेस दीजिए, आपने सबसे पहले क्या निकाला, उनका ऑर्डर निकालना है, और ऑर्डर निकालने के बाद उनके जो दूसरे होंगे ना, पहले वाले का दूसरा और उसका, इस तरीके से आप कर लेगा। पहला ऑर्डर लिखा और दूसरे वाले को यूं लिखा और ये सेम आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। और उसके अलावा जो आपका नया ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा वो ये बनेगा 2/2 बनेगा। ये चीज़ एक एमसीक्यूज में आई हुई थी कि भाई दो मैट्रिसेस हैं, उनके दो ऑर्डर ये हैं, तो उनको मल्टीप्लाई किया तो बताएं नेक्स्ट वाले का ऑर्डर क्या बनेगा, उसका 2/2 बनेगा। ठीक है ना बेटा? तो अगर मैं इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो ऑर्डर बनेगा, यानी कि उसके अंदर दो रो होंगी और दो कॉलम होगी। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है, यानी कि ये दो रो है और ये दो कॉलम होगी। ठीक है जी? तो ये चीज़ें सारी आपने पहले पढ़ी हुई होंगी, लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आगे काम आने वाली हैं। तो क्योंकि प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई थी, किसी बच्चे को ना पता हो तो उसका नुकसान ना हो जाए। चलिए जी, अब हम मल्टीप्लाई करने की तरफ चलते हैं। अब बेटा देखिएगा, हमने सबसे पहले तो चेक कर लिया कि भाई इनका ऑर्डर, पहले वाले का ऑर्डर क्या है 2/2 और दूसरे वाले का भी ऑर्डर है 2/2, यानी कि इन दोनों के अंदर दो रो दो कॉलम है। तो हमने देखा कि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये सेम नहीं होते तो भाई इनकी मल्टीप्लिकेशन नॉट एग्जिट होती। ठीक है? हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल ये लिख देते हैं, नॉन कंक्लूजन। ठीक है जी? इस तरह अगर आपके पास कभी ये चीज़ एमसीक्यूज में आ जाए, इस तरह की चीज़ें आपको टेक्निकल चेक करने के लिए एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर क्या करते हैं ज़रा वो देख लें। बेटा ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी, पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, फिर पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से। अब इसको याद करने का तरीका हम ऐसे ही बच्चों को ज़बानी करने के लिए क्या करते हैं, याद कर लीजिएगा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 7 को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए 7 को फॉलो करते हैं। 7 क्या होता है ज़रा देखो, ये सही है। अब जरा देखना क्या होगा, ये और फिर ये, यानी कि 7 बन गया। ये 7 है ना, ये 7 है, ये 7 है। अब देखो 7 को फॉलो करते हुए मैं कैसे मैट्रिसेस को फॉलो करता हूँ। तो देखें, एक ये लाइन ये बनाई और दूसरी लाइन ये बना दी, ये 7 बन गया, ये 7 बन गया जी, बिल्कुल बन गया। तो अब जरा देखो मैं कैसे करता हूँ, 2 3 ज़ा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है जी? फिर पहला पहले से और दूसरा दूसरे से, 2 1 ज़ा 1 2 ज़ा 2 और बीच में आ जाएगा प्लस। सही है ये बेटा? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम करते हैं। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से ये 7 बनाएंगे। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे करेंगे। 7 ही बन रहा है ना, 7 ही बन रहा है ना, समझ रहे हो ये वाली बात? 7 7 7। तो अब 2, अब पहला पहले वाले से, दूसरा दूसरे वाले से, तो भाई 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और बीच में क्या आ जाएगा प्लस। सही है जी बेटा? अब आते हैं इधर। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी अगेन 7 रूल ही लगेगा, ये और ये, यानी कि ये चीज़ है और ये ऑलरेडी है, ये चीज़ है ये ऑलरेडी है, ये चीज़ है ये ऑलरेडी है। 7 ही बन रहा है, यूं करके यूं करके यूं 7 फॉलो कर रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और बीच में आ गया प्लस। इसी तरीके से अब ये 7 फॉलो होगा दूसरे पे, ये और यूं, ये और यूं। तो ज़रा देखें इस पे, तो ये ज़रा देखें 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बीच में आ गया प्लस, सिंपल। ठीक है बेटा? तो चलें जी आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रा देखें 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी बेटा? और 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8 और बीच में है प्लस। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2, 1 1 ज़ा 1 और बीच में आ गया प्लस। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस का 4 1 ज़ा 4, बीच में आ गया प्लस। तो अब ज़रा देखें, इसको बस सिंपल ही करना है। अब ज़रा देखिएगा क्या होगा, इसको यहाँ पे करते हैं ताकि हमारा फाइनल आंसर डायरेक्ट आ जाए, मतलब कि सीधा हो जाए। तो ज़रा देखें, ये हो जाएगा 8, 9 और 8 कितने हो गए 17 और -1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है? -3 + 4 किया, ये सिंपल सी बेसिक है। तो यहाँ पे आपने ए बी किया, यानी कि दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया। तो एक तरीके से बोले 7 को हम फॉलो करते हुए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इनके ऑर्डर किस तरीके से चेक करना है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते। उसके अलावा किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है वो यहाँ पे आके मैंने साथ डिस्कस कर लिया है। तो यूँ यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, आपको मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मिसाल के तौर पे मैं आप मल्टीप्लिकेशन, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास a दिया हुआ है ना, तो a को मैं बोल दूँ 2a करके दिखाओ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2a था स्केलर नंबर, ठीक है ना, सिंगल नंबर है, स्केलर नंबर है, तो 2 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, a मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है, a मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 एंड 4, ठीक है ना, ये आपने ए मैट्रिक्स लिखा। अब इसे स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 है हर एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 3 6 और 2 4 8, यानी कि आपने 2a, एक होता है a आपके पास ये था, और 2a यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ होता तो 4 हर एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता और जो आंसर आता वो मैट्रिक्स हमारे पास नया बन जाता। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आके ये चीज़ ऑलमोस्ट आपकी ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स की जितनी भी चीज़ें थी वो डिस्कस हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैं एक नया पेज लगाता हूँ और उसको डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे आपको मशवरा देना चाहूँगा, अगर पेपर पॉइंट ऑफ से प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही प्रॉपर्टीज़ जो है आपको क्वेश्चन के अंदर भी काम आने वाली हैं, तो आपने इनको गौर से समझना है। अगर आप वीक बच्चे हैं या आपके पास टाइम कम है तो बेटा मशवरा मैं आपको यहाँ पे ये दूंगा कि इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस को या 2.1 को, क्योंकि 2.1 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आपके पास 5 मार्क्स के लिए आ जाए, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उधर आंसर देने होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है, वीक बच्चे हैं, अगर आप नहीं चाहते कि मैंने आगे कुछ मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट मोर चीज़ें उनके ऊपर टाइम लगाएं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे करते हैं एंड, अभी डिस्कस करते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस को। तो चलें जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसके अंदर रो एंड कॉलम इक्वल हो, हुज ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल्स, ठीक है जी, मेन डायगोनल्स आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई एक मैट्रिसेस है, अब मैं वो ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आप इजीली वो चीज़ को समझ सकें कि अपर ट्रायंगल क्या होता है। बेटा इसमें क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हुज ऑल एलिमेंट बिलो, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे दी मेन डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है बेटा, ये डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, इनके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो 0 होने चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ 2, ये 3 एंड 4, इधर मैं ले लेता हूँ 5 एंड 1, इधर मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है जी बेटा। अब जरा देखिए ये वैसे क्या होता है, डायगोनल, ठीक है जी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है कि भाई हुज ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल एक मैट्रिक्स का क्या है, ये है, इससे बिलो, उसके नीचे जितने भी होंगे बिलो द और द 0, यानी कि इसके नीचे ये जो मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो मेन डायगोनल है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो कभी भी इस तरह का कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेन डायगोनल लाइन ये है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और इसकी डेफिनेशन इन फ्यूचर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए कि भाई अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो हुज ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के जितने भी नीचे एलिमेंट है बिलो जो है वो 0 हो, तो हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ, दूसरे फॉर्म यानी कि एक और एग्जांपल ले लूँ, तो जरा देखें इसका क्या एग्जांपल बनेगी। अब जरा देखते हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पे इधर मैं ले लेता हूँ 2 4 और 5। अब जरा देखें इस स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ये भी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रो है 2 कॉलम है, इसका मेन डायगोनल क्या है, ये है। अब इसके नीचे कितने एलिमेंट आएंगे, इसके नीचे एक ही एलिमेंट आएगा, और अगर वो 0 हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। तो इस तरह की चीज भी आपको समझ आनी चाहिए कि ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे कितने जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए। तो जरा देखें ये डायगोनल है और इस डायगोनल के नीचे 0 है, तो ये भी एक डायगोनल, ये भी एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है और ये भी एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये लग रही है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो ये समझना आसान है। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगता है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसके अंदर क्या होगा, देखें जैसा यहाँ पे 3x3 का है, ये 2x2 का है, यानी कि इनकी रो एंड कॉलम सेम होनी चाहिए, तो इसीलिए बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल और 0, यानी कि अब लोअर ट्रायंगल में क्या होता है कि जो मेन डायगोनल ये है ना, इसके ऊपर के जितने भी होंगे वो 0 होंगे, तो हम उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिसेस, ठीक है जी स्टूडेंट।
तो इसको आप ज़रा देखें, लिखेंगे कैसे कि मिसाल के तौर पे एक मैंने मैट्रिक्स लिया है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ज़रा देखेंगे लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या कहा गया था, अबव द मेन डायगोनल। तो डायगोनल, सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमें 1 2 3 एंड 5 6, ठीक है, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। तो अब मुझे बताएं, ये देखें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया, इसका डायगोनल ये है। अब डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट होंगे और दी 0 होने चाहिए। तो जरा देखें, ये 0 बन रहा है और ये 0 बन रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है, यानी कि अबव द मेन डायगोनल। डायगोनल ये रहा, इसके अबव कितने हैं, जितने भी एलिमेंट है और 0, तो वो 0 हैं, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसकी एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही। स्क्वायर मैट्रिक्स अब 2 बाय 2 का बनाते हैं। तो जरा देखें, अबव द डायगोनल कहा गया, तो जरा देखें 2 3 5 लिख देता हूं। तो भाई इसका डायगोनल ये है। अब डायगोनल के अबव क्या है, यहाँ पे साइन है, तो ये जो होगा वो 0 होगा। तो ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों ही, ये 3/3 में अंदर भी, ठीक है, 3/3 में भी और 2/2 दोनों में बता दिया, क्योंकि ये चीज अगर आपके पास आएगी तो एमसीक्यूज बेस में आएगी कि आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। क्या होगी, या तो आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और बोलेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसकी ट्रिक अगर बता दूं ना कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे। देखो, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अब दिमाग में रख लेना कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिनके अंदर नंबर के अंदर ना क्या बन रहे होंगे, ट्राइंगल बन रहा होगा। तो देखो, नंबर के अंदर ऊपर की साइड पर ट्राइंगल बन रहा है ना, तो आपने बोला अपर ट्राइंगल मैट्रिसेस। और इसी तरीके से देखो, नंबर के साथ जो ट्राइंगल बन रहा होगा ना, ये नंबर है, इन नंबर के अंदर देखो ये ट्राइंगल है। अब ये देखो लोअर साइड पे ट्राइंगल बन रहा है, तो आपने बोला लोअर ट्राइंगल मैट्रिसेस। इस तरीके से आप शक्ल पहचान सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, लोअर साइड पे बन रहा है ट्राइंगल नंबर का, और इसी तरीके से यहाँ पे देखो अपर साइड पे आपके क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन जो है आपको याद होनी चाहिए, अबव दी जितने भी मेन डायगोनल के 0 होंगे वो लोअर, और जो अपर द ट्राइंगल होता है उसमें क्या कहते हैं, जो मेन डायगोनल के नीचे जितने होंगे, बिलो द मेन डायगोनल और 0, वो 0 होंगे। तो इस डेफिनेशन भी याद कर लो। उसके अलावा ज्यादातर जो मुझे लगता है चांसेस हैं आने के, वो यही होंगे कि आप जो आपको क्या कहते हैं, क्योंकि इस तरह की टाइप होते हैं कि आपको कोई भी डायगोनल दे दिया, बताते हैं कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी टाइप है, तो वो आपको फिर मार्क करना पड़ता है। तो इस तरीके से भी आप एक चीज को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा आसान और हलवा था, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसपोज है, इसका अब ये क्या मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज भी एक देखा जाए प्रॉपर्टी है, और आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, मेन क्वेश्चंस होंगे, उनके अंदर हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना चाहेंगे। तो ये एक तरीके से है तो बहुत ही सिंपल और आसान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आगे जाके इसको हम यूज करेंगे। बेटा इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, वैसे इसकी जो डेफिनेशन वो ये बनती है कि भाई इसकी जो बोलते हैं डेफिनेशन वो बनती है, वो बनती है कि भाई इंटर, ठीक है जी, इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है जी, कॉलम्स, ठीक है जी, और कॉल्ड। अच्छा, ये डेफिनेशन मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये जो डेफिनेशन होती है आपके एमसीक्यूज में आती हैं, तो आपको अभी नहीं काम, अगर मिसाल के तौर पे अभी अगर काम नहीं आएगी, तो आपको इंशाल्लाह आपके एग्जाम जो आपका कभी नहीं, यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना है ना, हायर एजुकेशन की तरफ तो जाना है ना, तो वहां पे अभी से ये डेफिनेशन याद करेंगे तो वहां के एमसीक्यूज आपको आसान लगेंगे। वरना फिर आपको पता है कि टाइम बहुत कम होता है, अभी आपके पास टाइम है, तो यूनिवर्सिटी के जब टेस्ट चल रहे होते हैं उसमें आपको 4.5 सेकेंड ईयर के पेपर देते हैं, उसके बाद बहुत कम टाइम होता है ना, तो उधर आपको फिर ये सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत मुश्किल होंगी। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप इसको यूटिलाइज करें और वो अपने समझे कि यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए अभी से स्टार्ट कर दें। अक्सर मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ, इतनी ज़्यादा जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ये इसमें से इक्का दुक्का आती होंगी, ठीक है ना, लेकिन आपको अब सारी इसीलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको आगे के लिए आसानी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए ई कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे अगर नोट नहीं करते कि भाई नहीं कर रहा मैं, यूँ नहीं है, छोड़ो, इस तरह की चीज़ें नहीं आती पेपर में, तो लेकिन आती हैं, कम आती हैं, लेकिन आपको आखिर में बहुत फ़ायदा होगा। चलें, तो हम चलते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम और कॉल्ड ट्रांसपोज, ठीक है जी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही बात है,
ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, और इंटरचेंजिंग ऑफ द कॉलम एंड रोज, यानी कि एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसके अंदर जो रोज है उनको कॉलम बना दो और उनका कॉलम को रोज बना दी जाए, तो उनको बोलेंगे ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको अगर दिया हुआ, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो वो तो निकालना तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको प्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा ये, यानी कि एक मैट्रिक्स होगा, मिसाल के तौर पे हम ले ही लेते हैं यहाँ पर, ज़रा देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा एक मैट्रिक्स की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपके साथ, 2 1 3 -4 6 7 8 2 1, ठीक है जी बेटा, ये मैंने क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। मैंने आपको कहा कि मुझे ये 80 मालूम करके दो, ठीक है जी। अब इस 80 का मतलब क्या होता है, ए है उसके ऊपर पावर टी, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज निकालना, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, आप ट्रांसपोज निकालेंगे, तो भाई ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, चले जी आ जाए। तो भाई ये जो ए था इसके ऊपर 80 आ गया, इसका मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज निकलने जा रहा है। ट्रांसपोज में हमने क्या किया, इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम, हम क्या करते हैं जो रोज होती है उनको कॉलम बना देते हैं, या आपका दिल करे तो भाई ये जो कॉलम है इनको रोज बना दें, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, तो आप रोज को कॉलम बना दें। ये आपके पास रो है, अब इसको कॉलम बनाइए, ये क्या लिखा हुआ है 2 1 and 3, तो जरा देखें ये एक रो थी तो आपने इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, सही है जी। अब जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा है, -4 6 और 7, तो जरा देखें ये एक रो थी, आपने इसको कॉलम बना दिया। इसी तरीके से आगे चलते हैं, ये क्या है 8 2 1, तो ये एक रो थी, आपने इसको क्या लिख दिया, कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। तो भाई एक मैट्रिक्स आपको दिया जाए, उसके अंदर आप रोज को कॉलम बना दें, तो उसको क्या कहते हैं, आपने उस मैट्रिक्स का क्या कर लिया, क्या कर लिया, जल्दी से बताएं, ट्रांसपोज ले लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे आके एक ये उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आके एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि हाँ ट्रांसपोज क्या होता है। एक मैट्रिक्स लिया मैंने, एक मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे 1 0 2 5 and 3 7, ठीक है जी बेटा। अब ये एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का आपको बोला गया कि क्या मालूम करके दें, ट्रांसपोज मालूम करके दें, यानी कि ए ऑफ टी। तो भाई हम कैसे मालूम करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये जो रोज होंगी उसको कॉलम बना दें, तो आप क्या करेंगे, ये 1 ये 2 और ये 3, यानी कि ये पूरी रो थी, इसको कॉलम बना दिया। इसी तरीके से ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी, तो 0 5 and 7। तो आपने देखा कि एक आपको मैट्रिक्स दिया गया था, आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया कि रोज थी उनको कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप्स करवाई अच्छे तरीके से, आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, सिंपल, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके जो तीन टाइप बोल दें या प्रॉपर्टी बोल दें मैट्रिक्स की होती हैं कंप्लीट, और अच्छे तरीके से अच्छा आइडिया होगा क्या होता है। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ट्रांसपोज का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ओहो, यहीं पे एक और चीज़ बड़ी याद आ गई इंपॉर्टेंट, जो आपको एमसीक्यूज में मिलने वाली है, वो क्या है मैं बताता हूँ स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन में एक एमसीक्यूज आया भाई, ये तो सारी चीज़ें होगी होंगी। अब एमसीक्यूज बता रहा हूँ ट्रांसपोज से रिलेटेड, ई-कैट लेवल का भी और आपकी एमसीक्यूज का भी है। क्या कि वहां पे बोला जाता है कि आपको कहा जाता है कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है जी, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, वो है m इंटू एन, ठीक है। नहीं बोला हुआ है कि m इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रो एंड n इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें बताएं कि आपने उसका क्या किया, आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो बेटा उसका ऑर्डर कुछ होगा यूं, ठीक है जी। कैसे बना जरा देखें, क्यों, क्योंकि अब जरा देखें क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस, वैसे ऑर्डर तो हमने सेम फॉलो किया कि भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन आपको पता है कि रोज जो होती है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम जो होता है वो रोज बन जाता है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है यूं बन जाएगा। कैसे जरा देखिएगा बेटा, आप सबसे पहले जरा चले इसी को देख लें, कॉमन सेंस की बात है। ये रोज है, ये रोज है और ये रोज है, ठीक है जी। कितनी रोज है इसके अंदर, 3 रो है, 3 रो है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है जी बेटा। इसमें तो अच्छा खासा नहीं पता चला, इसमें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। ज़रा देखें कितनी रो कॉलम, इसमें अंदर कितनी रो है, पहले हम रो लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। इसमें देखें कितना है, 2 रो है, और कॉलम कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा देखें आपने जब इस क्वेश्चन इसका ट्रांसपोज लिया तो इसमें देखें कितनी रो है, 1 2 3, तो 3 रो है, कितने कॉलम है, 1 2,
तो जरा देखें, अब आपको समझ आया क्यों मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया था कि एम एन है यानी कि रो एंड कॉलम है, इस खुद क्वेश्चन में खुद बोलेगा एम इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रो एंड एन इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बताएं ट्रांसपोज का क्या बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो आपको पता है ये फिर इनके जो, क्योंकि हम रोज को कॉलम बना देते हैं इसीलिए हमने क्या कर दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर आप इसका देखें कि भाई एक सिंपल मैट्रिक्स था, उसका 2 इंटू 3 था, तो आपने उसका जब ट्रांसपोज लिया तो उसका ऑर्डर क्या बन रहा है 3 इंटू 2, यानी कि वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इंटरचेंज एक तरीके से इनका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसीलिए एक कॉमन आपका एमसीक्यूज था कि भाई एक मैट्रिक्स का एम एन है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो एन एम बन जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था जो मुझे आपको बताना जरूरी था और उम्मीद करता हूँ बता दिया और आपको इजी तरीके से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आके ये 3 होते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। तो एक नया पेज लगा लूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के अंदर अब एक चौथी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में भी काम आएगी और उसके अलावा एमसीक्यूज में भी ये चीज़ आ सकती है। तो सबसे पहले ज़रा देखिए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और इनकी क्या स्टेटमेंट होती हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो ज़रा देख लें यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी बेटा। और उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उसकी फिर एग्जांपल कराऊंगा, उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो उस तरह यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए जी डिस्कस करते हैं। तो ज़रा देखिए अब यहाँ पे क्या होगा बेटा। सबसे पहले चीज़ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनको डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेते हैं ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है जी बेटा, ए इज अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी बेटा। तो अच्छा एक चीज़ ये बता दूं, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर आपका क्या बोलते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कॉलम वो सेम हो। अच्छा ये जो चीज़ है ना कि भाई आपको मेन चीज़ यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब अक्सर बच्चे ज़रूर परेशान होते होंगे, सर मैं अब कैसे याद करूँगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा। तो भाई अभी ये छोटा लेवल है, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ जब आपको, क्योंकि एक बार सारा पूरा कोर्स पढ़ लोगे फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तैयारी करोगे तो वहाँ पे फिर ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ पूछ ली जाती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पता है कि भाई क्या होता है वो आपको बता देगा, लेकिन बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स पे निकलते हैं। तो वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, वो क्या रेक्टेंगुलर स्क्वायर है या अपर ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर निकल रहा होता है। तो ये चीज़ें अभी से हल्की हल्की देखेंगे तो इंशाल्लाह जब आप आगे जाके अपनी तैयारी कर होंगे तो वहाँ पे आपको फिर हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वैसे इतनी घबराने की बात नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए जी अब मेन चलते हैं। तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले मैंने यहाँ पे आपको ले लिया कि ए इज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, जो प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लिखा होता है। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए उस मैट्रिक्स का आप क्या लो, ट्रांसपोज लो। समझ रहे हो ये वाली बात, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए उसका आप क्या लो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या था, जो रो है उनको कॉलम में कर दो, ठीक है ना बेटा, जो जितनी भी रोज होती हैं उस मैट्रिक्स की कॉलम बना दो, ठीक है ना बेटा। तो उसका क्या हो गया, आपने क्या कर लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ए एक मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, तो वो ट्रांसपोज जो लोगे वो वापस वही बन जाएगा क्या, जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ था। समझ रहे हो कितना आसान है। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको जरूर याद करनी होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन या क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए उसका ट्रांसपोज लो तो वही आ जाए, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं। समझ रहे वाली बात कितनी आसान है। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, खाली अभी ये चीज़ समझ लो कितना आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स दिया जाए उसका ट्रांसपोज लो, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए जो आपको जिसका निकाला हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि भाई ए इज अ मैट्रिक्स। यहाँ पे ए आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, अगेन ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक आप स्क्वायर मैट्रिक्स लें, ठीक है जी, उसका आप क्या करें, ट्रांसपोज निकालें, ठीक है जी, लेकिन वो इक्वल आएगा -a के।
यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा ना उसका आपने ट्रांसपोज लिया, लेकिन जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसके अंदर से आपने माइनस को कॉमन ले लेना है। तो माइनस कॉमन लोगे तो आप देखोगे ट्रांसपोज और माइनस कॉमन लिया हुआ जो मैट्रिक्स होगा वो सेम आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आके स्क्यू मैट्रिक्स और यहाँ पे आके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन जो है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, सिमेट्रिक का अगर आप जाओगे ना वर्बली या आप कभी चेक करोगे वर्ड क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है हम, एक जैसा, हम का मतलब एक जैसे, एक जैसा। तो आप जरा देखें ट्रांसपोज लोग एक मैट्रिक्स का वो उसके ही के जैसा निकल के आएगा, तो इसको सिमेट्रिक कह दिया। और स्क्यू का मतलब होता है आड़ा, वैसे होता है आड़ा, लेकिन फिर आप भी याद कर लो कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई उसके अंदर से आपने ट्रांसपोज तो लोगे लेकिन नेगेटिव कॉमन लोगे तो फिर वो मैट्रिक्स आएगा। सही है, तो ये कंडीशन आपको याद होगी होंगी। अब हम करते हैं इनके एग्जाम्पल ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं एग्जाम्पल की। एक बार 1 मिनट देख लूँ मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, वरना अक्सर ऐसा होता है कि रिकॉर्ड हो नहीं रहा, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, दोबारा रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप ज़रा देखें क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपसे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक मैट्रिक्स में लेता हूँ यहाँ पर 1 3 एंड 3 2, इसका बन जाएगा है जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। हाँ, तो भाई अब ये एक मैट्रिक्स है। अब मैंने कहा कि ये बताओ कि कौन सा मैट्रिक्स, इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है या किस तरह है। तो आपका माइंड को नीचे आपको बताया जाएगा ये है, तो उसमें से आप देखोगे ये आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपके पास इसी तरीके से नीचे दिया, मतलब कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है कि नीचे आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब उसके ऊपर बताना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर इक्वल उन मैट्रिक्स के, तो ट्रांसपोज लिया तो वही आ जाएगा, बोलेंगे स्क्यू मैट्रिक्स है। अगर उसका ही ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उनमें से माइनस कॉमन ले लिया और फिर वही मैट्रिक्स आ गया तो फिर हम बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह का पूरा एक क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है। तो चलें देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो जरा देखें यहाँ पे आपको मैंने क्या दे दिया है, एक क्या दे दिया है, मैट्रिक्स दे दिया है। अब आप इसका क्या करेंगे, आपको पता करना है कि स्क्यू मैट्रिक्स है या क्या ये स्क्यू मैट्रिक्स है या नहीं है। तो स्क्यू मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो भाई ट्रांसपोज की क्या कंडीशन थी, जो रो है उसको कॉलम बना दे। तो ये थी रो, तो इसका बन गया कॉलम। अब ये है दूसरी रो, तो इसको बना देंगे कॉलम, तो ये कॉलम बन गई। तो आप जरा देख रहे हैं, ये रो थी, ये कॉलम बन गई, ये रो थी और ये कॉलम बन गई। तो अब जरा देखें क्या होगा, 1 1 3 3 3 3 2 2, समझ रहे हो ये वाली बात। अब जरा देखो अल्लाह की कुदरत हुई यहाँ पर क्या हिंस कि भाई ए का आपने जो ट्रांसपोज निकाला वो ए के ही आ गया, यानी कि देखो ए 1 1 3 3 3 3 3 2 2। तो भाई जो आपका ए दिया हुआ था उसका आपने ट्रांसपोज लिया, दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे होंगे सर आप तो बड़े तेज हैं, आपने तो छोटे के निकाल के दे दिया, हमें तो आगे जाके 3 का आएगा, 3/3 ऑर्डर का आएगा, तो हमें 3/3 ऑर्डर का दो। तो 3/3 ऑर्डर का हमें बताएं। चलें जी, अब 3/3 ऑर्डर की आपकी हम एग्जाम्पल करवा देते हैं। तो ज़रा देखें यहाँ पे मैं कैसा बनाऊँगा, ADC, ठीक है जी बेटा, और DBF, फिर उसके बाद बनाऊँगा CFE, सही है बेटा। अब ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, अब मैंने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए मुझे ये वाली बात पता है कि इसका ट्रांसपोज निकालूंगा सबसे पहले। तो भाई ए ट्रांसपोज निकालते हैं, अभी के अभी निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम बना दो। तो ADC, जो ये रो थी उसको हमने कॉलम बना दिया। अब क्या करते हैं, ये जो सेकंड हमारे पास रो है उसको कॉलम बनाएंगे। तो भाई DBF। अब उसके बाद देखते हैं ये क्या है, रो है उसको कॉलम बना देंगे, CFE। तो भाई ये जो रो थी इसको कॉलम, ये जो रो थी इसको कॉलम, ये जो रो थी इसको कॉलम। तो ये आपने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। तो अब जरा देखें अल्लाह की कुदरत, देखें यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे आप जरा देखें हिंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई ए और ट्रांसपोज निकाला वो ए ही आ गया। कैसे, जरा देखें, A DD CC DD BB FF CC FF EE, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी थी, ये जो मैट्रिक्स दे दिया जाए उसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे वही मैट्रिक्स आएगा, सिंपल। सही है जी बेटा, उम्मीद करता हूँ कि ये सिमेट्रिक अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आते हैं स्क्यू मैट्रिक्स पे। अब स्क्यू मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया जाए उसका ट्रांसपोज ले लें, तो उसमें से फिर जो ट्रांसपोज में से क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स होगा उसमें ट्रांसपोज जो आपने ले लिया ना उसके अंदर से माइनस कॉमन करेंगे, तो आपका क्या आएगा, वो सिंबल आ जाएगा। ठीक है जी, जरा देखें इसको कैसे करेंगे, आपको समझ अभी के अभी समझ आ जाएगा। तो जरा देखें यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल। ठीक है जी बेटा, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन, जो क्योंकि ये मैं एग्जांपल आपकी बुक से ले रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से।
अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 4 -1, फिर उसके बाद में आपको दिया हुआ है -4 0 एंड 3 1 -3 एंड 0। ठीक है जी बेटा, अब ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि अब हमें ये चेक करना है ये स्क्यू है या सेमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंडीशन के ट्रांसपोज निकालना है। तो भाई ट्रांसपोज के लिए आप क्या करेंगे, इसके जो रोज है उनको कॉलम बना दें। तो ये रो है 0 -4 1, अब ये रो है इसको कॉलम बना दें 4 0 -3। सही है जी, अब ये जो रो है इसको कॉलम बना दें -1 3 एंड 0। सही है जी बेटा। अब जरा देखें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि अब जरा देखें आपको क्वेश्चन ए क्या दिया गया था, 0 दिया गया था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 आ गया, ये 0 0 -3, यहाँ पे प्लस का 3 -4, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब जरा देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि एक जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका ट्रांसपोज लिया, तो आपने देखा कि वही मैट्रिक्स नहीं आया, जिस तरह यहाँ पे आप करते थे बिल्कुल वही आ जाता था, यहाँ पे वो मैट्रिक्स नहीं आया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे माइनस, अगर आपने देखा, अब आप अपनी कॉमन सेंस यूज करेंगे, भाई अगर मैं इसका मैट्रिक्स कॉमन माइनस कॉमन ले लूँ ना इस पूरे मैट्रिक्स से, तो मेरा वही दोबारा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके ऊपर मैंने ट्रांसपोज लिया था। तो जरा देखिए अब माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हर एक टर्म से कॉमन लेंगे। तो भाई 0 से माइनस कॉमन निकालो, कुछ भी निकालो 0 ही रहेगा। अब ये प्लस का था तो भाई ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का कॉमन बाहर चला गया तो ये प्लस का कॉमन मतलब कि प्लस का बचेगा। इसी तरीके से माइनस कॉमन बाहर चले जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 0 आपको पता है यूं का यूं ही रहेगा, ये प्लस का 3 था तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन आपको पता है चेंज हो जाती है। इसी तरीके से ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि साइन चेंज कर दो, अगर सीधा सीधा कहूँ। अब आप जरा देखें अल्लाह की कुदरत को देखें, यहाँ पे आपने ए ट्रांसपोज निकाला था तो उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो अब जरा देखें 0 0 -4 -4 1 1 और -1 3 और 0 और 4 0 -3 4 0 -3। तो अब जरा आपने देखा कि माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ गया जिसको आपको दिया हुआ था। तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरे की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे आके आपके पास जो कंडीशन है हेंस प्रूव हो गई, यानी कि भाई ये क्या है, एक स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी बेटा, मेन बात यहाँ पे ये आपको पता होनी चाहिए कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास आ सकती है कि ट्रांसपोज लो वही वेक्टर्स आ जाए, ट्रांसपोज लो और माइनस कॉमन ले लो तो वो फिर मैट्रिक्स इस तरह की कंडीशन बन रही हो। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए सेमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, वो भी इंपॉर्टेंट है।